सोसाइटी की तरफ से मैं आपका होस्ट एंड दोस्त करण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मेरे लिए ही नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही गर्व की बात है, सम्मान की बात है, क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट हैं उनके बारे में अगर मैं कुछ भी कहूँ बहुत कम है, क्योंकि ऐसे मायनाज हस्ती हैं वो थिएटर की, जिनके बारे में कुछ भी बोलना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ वो एनएसडी पास आउट है, उसी के साथ वो डायरेक्टर है रंगमंच अमृतसर के, और वो पदाधिकारी है पंजाब संगीत नाटक अकेडमी के। उन्होंने जितने नाटक लिखे और जितने नाटक किए हैं, शायद उतने नाटक मैंने आज तक पढ़े भी नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूं एक बार उनका हम जोरदार तालियों के साथ और एप्रिसिएशन के साथ स्वागत करें हमारे आज के मायनाज हस्ती केवल धारीवाल सर। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, तो करण, कैसे हो आप लोग? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत। मैं आज सच में सम्मान की बात है सर, ये मेरे लिए बहुत मान की बात है। मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ सीधे तौर पर, और हमारे स्टूडेंट्स के मन में और हमारे मन में बहुत बड़े बड़े सवाल हैं सर, आपकी शख्सियत को लेकर, और आपको देखकर ही हम बड़े हुए हैं, इस थिएटर की लाइन में आए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए सर। बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो यंग लोग हैं जो थिएटर करना चाहते हैं उनके साथ आज बात करेंगे। ये मुझे अच्छा लगता है हमेशा यंग लोगों के साथ बात करना। बिल्कुल जी, थैंक यू सर। तो आप करण, जैसे ही आप मुझे बस बताते जाइए, मुझे आप जो भी पूछना चाहते हैं बिगिनिंग में और भी आगे, तो आप पूछते जाइए, फिर मैं बात करता रहूंगा। जी जी सर। तो सर, सबसे पहले मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ कि चिराग दिल में जलाओ बहुत अंधेरा है, हमारी महफिल में भी आओ बहुत अंधेरा है। और सर, आप थिएटर की दुनिया के ऐसे चिराग हैं जो लगातार पिछले 30 साल से अपने डायरेक्शन से लोगों को उजाला करते रहे हैं रंगमंच की दुनिया को। तो मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि आपके रंगमंच अमृतसर को 30 साल हो चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई सर आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू। तो सर, आपकी आज्ञा हो तो हम शुरू करें सेशन सर? बिल्कुल, हाँ, शुरू करिए, बिल्कुल, जरूर जी। सर, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि मैंने आपके बहुत से इंटरव्यूज देखे, आपने बहुत से इंटरव्यू खुद कंडक्ट किए सर इस लॉकडाउन में। सर, मेरा सवाल आपसे यही है, आपकी अपनी जर्नी के बारे में बताइए सर, कि आज आप कैसे यहाँ तक पहुंचे। आज केवल धारीवाल जी रंगमंच की दुनिया में इंडियन थिएटर का एक बहुत बड़ा नाम है, तो यहाँ तक की जर्नी के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को जरूर कुछ बताइए सर, बचपन से लेकर। बिल्कुल, ये एक्चुअली अब तो इतना वो पीछे है सारा कुछ कि मुझे याद भी नहीं है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जैसे होता है ना कि हम लोग बचपन से शुरू हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर कुछ थोड़ा सा भी आर्ट है तो उसके लिए, तो मुझे शुरू में ये होता था स्कूल में कि मैं कोई प्रेयर के बाद कोई टीचर ने बोलना कोई गाना गाओ, तो मैं कुछ गा रहा होता था स्टेज पर। तो ये ऐसे कुछ छोटे छोटे गीत गाता। और फिर मुझे याद है एक गाना था, एक गीत था, वो प्रेयर सॉन्ग ही था शायद। तो ए प्यारी भारत मां असी तेनू सीस निवांदे हां, तेरे तो सदके जांदे हां, ये एक सॉन्ग था। हाँ, तो इसको एक कोई लड़का या लड़की, मुझे याद नहीं, वो भारत माता बना हुआ है, उसकी साइड पे हम लोग ऐसे वी शेप में खड़े हुए हैं, उसके साथ साथ हाथ हिलाकर गा रहे थे ए प्यारी भारत मां। सो इस तरह से वो एक पहले गीत, फिर उसके साथ एक्शन शुरू हुआ, और फिर धीरे धीरे जैसे 6वीं 7वीं क्लास में मैं गया, तो उस वक्त फिर मैं जैसे खालसा कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ हमारे टीचर, जो पंजाबी के हमारे टीचर, वो हमारे बहुत अच्छे सरदार कुलदीप सिंह, मुझे याद है वो। और क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती के जो हमारे राइटर हैं, प्रिंसिपल सुजान सिंह, जिन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी, उनके बेटे हैं। तो उन्होंने मुझे क्लास में, जैसे वो एक चैप्टर कोई पढ़ने के लिए देते हैं कि एक स्टूडेंट कोई पढ़ता है खड़ा होके, तो मैं भी वो पढ़ने लगा। तो उन्होंने कहा, तुम तो ये बहुत नाटक की तरह पढ़ते हो,
तो तुम तो एक्टिंग करते हो इसमें, तो यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ तुम एक्टिंग वाले मैडम है तो सुप्रभा शर्मा जी, तो वो एक्टिंग करवाते हैं लाइब्रेरी में, उनका वहां पे नाटक करवाते हैं, तो वहां चले जाओ। तो बस वो एक पल था कि एक टीचर ने पहचाना कि मेरे अंदर कैसे वो एक जो कोई ऐसे में पढ़ रहा था पंजाबी में, तो उसको नाटक की तरह पढ़ रहा था, तो उन्होंने उसको पहचान दी और मुझे टीचर दूसरे के पास भेज दिया। मैंने वहां जाकर उनसे मिला। बस फिर हमारे स्कूल में एक्चुअली एक्टिविटी बहुत होती थी, खालसा कॉलेज स्कूल में, तो थिएटर की, फिर हम एजुकेशन बोर्ड के जो मुकाबले थे उसमें जाते थे, लैंग्वेज डिपार्टमेंट के बहुत सारे प्लेस के उन दिनों कंपटीशन होते थे, उसमें जाते थे, हमारे स्कूल फंक्शंस में प्लेस होते थे। तो वहां से वो, जैसे ये 76 की बात है, तो तब से लेकर मैं फिर पीछे रुका ही नहीं। तो फिर मैंने एक बार हमारे स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट पाजी गुरशरण सिंह, वो बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी पंजाबी थिएटर की, तो वो एज ए चीफ गेस्ट आए, तो उन्होंने हम लोग प्ले कर रहे थे ए लहू किसदा है, उसमें मैं एक भांड मरासी का कैरेक्टर करता था और लीडिंग था वो रोल। तो वो उन्होंने मुझे देखा और कहा कि तुम बहुत अच्छा करते हो, ये 78 की बात है, तो तुम, मेरा घर इधर है गंगा बिल्डिंग के पास, तो तुम वहां आ जाया करो, हम लोग भी नाटक करते हैं। तो मेरा घर भी वहां से कोई ज्यादा दूर नहीं था, तो उनका घर रास्ते में पड़ता था, तो मैं वहां जाने लगा। तो मैंने 78 में मैंने गुरशरण जी का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। सो ये तब बंसी कौल जी थिएटर वर्कशॉप कर रहे थे, वो एक और बड़ी हस्ती हिंदुस्तान की, तो मैं, वो नाटक बहुत बड़ा था, तमक नगारे दी, उसमें एज क्राउड में हम लोग बैठते थे उस वक्त। तो जो क्राउड सीन वाले होते थे, तो हम छोटे थे तो इसलिए क्राउड सीन में ही हम लोग भागते थे इधर से उधर उधर, ऐसे कुछ सीन थे। तो धीरे धीरे मैं उनकी टीम का हिस्सा बना, और जैसे 78 में मैंने ज्वाइन किया, तो फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 88 तक मैंने कंटिन्यूसली उनके साथ 10 साल काम किया। मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, स्कूल कंप्लीट किया, कॉलेज कंप्लीट किया, फिर मुझे जॉब भी मिल गई उसी स्कूल में। मैं पढ़ाने लगा 84 के बाद, 3-4 साल पढ़ाया, तो मुझे लगा कि ये तो मेरा शायद काम नहीं है कि सुबह 7-8 बजे आना, दोपहर को चले जाना, ये रूटीन मुझे पसंद नहीं है। हालांकि उस वक्त मैं थिएटर तो कंटिन्यूसली कर रहा था, मगर फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है। तो 10 साल उनके साथ थिएटर करने के बाद फिर मैंने 88 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, तब तक मैं परमानेंट हो चुका था टीचिंग में। तो अगर मैं आज कंटिन्यू कर रहा होता तो फिर शायद मैं किसी कॉलेज में प्रिंसिपल चला जाता, कुछ और होता उससे भी आगे। तो मगर फिर भी मैंने वो जॉब छोड़ दिया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर लिया। और वो जो पहले 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस था, उसने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग किया कि उसने कमिटमेंट दी, और वो कमिटमेंट ऐसी थी कि उन दिनों हमारे, क्योंकि पंजाब में बहुत आतंकवाद का दौर था, बहुत डिस्टरबेंस चल रही थी पूरे पंजाब में, और शाम को बिल्कुल बंद हो जाते थे घर, बाजार बंद हो जाते थे 6 बजे के बाद। मगर उन दिनों एक थिएटर था जो जागता रहता था, जो चलता रहता था, गांव गांव हम लोग जाते थे नाटक करने, एक दिन में 3-3 शोज करते थे। और उन दिनों हमारे पास कोई गाड़ी नहीं होती थी, मगर बस में ट्रेवल करते थे। कई बार बस के अंदर सीट नहीं मिलती थी, पीछे लटक के जाते थे, बस के ऊपर बैठ के जाते थे, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसे ही ट्रेवल करते थे। और गाड़ी वो जो बस तो बाहर मेन रोड पे छोड़ देती थी, फिर अंदर गांव तक हम लोग कोई 4-5 किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे। कंधे पे हमारे बड़े बड़े बैग होते थे, कॉस्ट्यूम के, प्रॉपर्टी के, सेट के, वो सारा कुछ लेके चलते थे। मगर उस पीरियड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, हमें कमिटमेंट दी, और हर हालात में, और हमें ये पता चला कि
जो थिएटर है वो सोसाइटी में क्या रोल कर सकता है, क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी को बदलने के लिए। सो हमने हमारे क्योंकि नाटक जो थे वो बिल्कुल ही उन दिनों जो थे कि कह लो कि लोगों के लिए नाटक थे, हिंदू सिख एकता के नाटक हम लोग करते थे। तो वो उन दिनों धमकियां भी मिलती थी, कई बार डर भी लगता था, कई जगह पे पुलिस हमें उठा लेती थी, कई जगह पे नाटक होने नहीं दिया जाता था, कई जगह बंदूक वाले आ जाते थे, कई जगह कुछ, यानी इस तरह का कई कुछ चलता रहा, मगर नाटक नहीं रुका। ये एक था बिल्कुल। तो ये काम करते हुए जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया था, और मुझे बड़ी मैं हमेशा प्राउड फील करता हूँ कि 88 में उन दिनों रतन ध्यान जो हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के बेस्ट डिजाइनर और दिग्गज डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। वो वहां डायरेक्टर थे, BM शाह वहां थे, JN कौशल वहां थे। सो ऐसी हस्तियां थी जिन्होंने मेरी सिलेक्शन की 88 में। सो वो जो 3 साल फिर करण मैंने वहां सीखा, पूरी दुनिया का रंगमंच मैंने पढ़ा, पूरी दुनिया का रंगमंच, वर्ल्ड थिएटर हमें पढ़ाया जाता था, क्लासिकल इंडियन ड्रामा पढ़ाया जाता था, मॉडर्न इंडियन ड्रामा पढ़ाया जाता था, हमारे पास सीनिक डिजाइन की क्लासें होती थी, कारपेंट्री की होती थी, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की होती थी, लाइटिंग की क्लासें होती थी, इम्प्रोवाइजेशन की होती थी, एक्टिंग होती थी, बॉडी मूवमेंट होती थी, योगा क्लासेस होती थी, ढेर सारी प्रोडक्शंस होती थी। फॉरेन से एक्सपर्ट आते थे, जर्मन से, कोई अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, इस तरह से वो हमें टीचर इस तरह से मिले कि कह लो कि हमारी एक अलग दुनिया हमें नजर आ गई कि हम जो पहले 10 साल कर रहे थे वो भी बहुत स्ट्रांग था, मगर ये एक अलग दुनिया थी। सो पहले 10 सालों में भी, हालांकि मैं 83 में गुरशरण जी के साथ ही मैं कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन बहुत जगह पे हम लोगों ने शोज किए थे। लगभग 6 महीने हम लोगों ने ट्रेवल किया था इन मुल्कों में, और वहां पर हमने कोई मेरे ख्याल 70-80 के करीब शोज किए होंगे इन मुल्कों में। तो बहुत वो भी हमारे पास मेरा एक्सपीरियंस था। और गुरशरण जी के साथ क्योंकि मुझे पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलता था, तो फिर ये वाली दुनिया थी, फिर वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की दुनिया थी। तो उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू में पूछा था कि यहाँ जो भी लोग आते हैं तो NSD करके तुम क्या करोगे? मैंने कहा कि मैं वापस जाऊंगा, अपना थिएटर डेवलप करूंगा, पंजाब का थिएटर। तो वो थोड़ा हंसे, कहते सब लोग आते हैं ऐसे कहते हैं, बाद में बॉम्बे चले जाते हैं सब लोग। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं जब पंजाब जाऊंगा तो आपको भी बुलाऊंगा, आप आकर देखिएगा। उन्होंने कहा चलो देखते हैं। तो फिर मैंने पास आउट किया। मैंने उसके बाद मैंने थोड़ा और भी ट्रेवल किया कि मैं और थोड़ा सीख लूं। मैंने उसके साथ साथ ही एक 6 महीने का फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स भी कर लिया था, FTI का। मैंने कन्हई लाल के साथ है, मैंने मणिपुर में 1 महीना मैंने मार्शल आर्ट सीखा वहां का, कन्हई लाल के पास। तो मैंने इसी तरह से बादल सरकार के पास मैंने कलकत्ता में रहकर उसका जो थर्ड थिएटर उसका बिल्कुल अलग एक दुनिया का थिएटर था, तो मैंने वो भी सीखा। बांग्लादेश का थिएटर मैंने बांग्लादेश गए हम लोग, तो वहां का थिएटर मैंने वो भी सीखा वहां का भी। सो इस तरह से मेरे की सीखने की बहुत ये थी कि जितना भी, क्योंकि अब ये उम्र है सीख सकते हैं, और उसके बाद फिर अपने वहां फिर मैं वहां से जैसे पास आउट हुआ तो मैं इमीडिएटली फिर वापस आया, और वापस आके, हालांकि बीच में हाँ मैं आसाम भी गया था, वहां भी थिएटर देखने के लिए, वहां का ऑब्जर्वेशन के लिए भी गया था। सो ये सारी मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी वहां हिंदुस्तानी रंगमंच को लेके। और मैंने बीवी कारन से मैंने थिएटर म्यूजिक सीखा, बहुत बड़ी हस्ती थी बीवी कारन जी। और मुझे टीचर बहुत ग्रेट हमें मिले, ग्रेट टीचर। और मैं हमेशा बहुत रिगार्ड करता हूँ टीचर्स का
कि मेरी जिंदगी में हमेशा ही माँ बाप के बाद जो थे टीचर थे, और चाहे वो स्कूल के थे, कॉलेज के थे, और उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थे। गुरशरण जी भी हमारे टीचर थे, और रॉबिन दास जैसी हस्ती हमें डिजाइन पढ़ाती थी। सलीम आरिफ जैसे लोग थे जो हमें डिजाइन पढ़ाते हैं। सलीम आरिफ वो है जिन्होंने ये सारा भारत एक खोज जो डिजाइन किया था। सो गुलजार जी के साथ बहुत सारा वो डिजाइन का काम वही करते हैं अभी बॉम्बे में। तो वो भी थे। हमें शेखर कपूर जैसे भी टीचर मिले जो FTI वाला हमें काम करवाते थे। इस तरह से बहुत, और डॉक्टर अनुराधा कपूर थी, अंकुर जी थे, अशोक सागर भगत थे, भारद्वाज साहब थे उस वक्त, और निभा जोशी मैडम का कमाल का एस्थेटिक हमें वो सिखाती थी। एस्थेटिक हमने पूरा क्लासिकल इंडियन ड्रामा पढ़ा भी है, और एस्थेटिक भी बहुत हमने उनसे सीखा। हमारे एक गुरुजी तरसीम लाल थे जिन्होंने हमें कारपेंट्री का पूरा मॉडल मेकिंग का काम सिखाया। तो वो पूरा हम लोग खुद करते थे, मॉडल मेकिंग पूरा, वो कारपेंट्री, रंदा चलाना और कील हथौड़ी, ये वो सारा हमारी क्लास होती थी वो पूरी की पूरी। वो मैं बहुत शौक से करता था उस तरह के। डॉली आलू वालिया हमारे साथ थी, जो अभी बिग फिल्मों में जो कॉस्ट्यूम डिजाइन करती हैं, जिनको बहुत सारे नेशनल अवार्ड अभी मिले, वो हमारे साथ थी। कीर्ति जैन मैडम थी, और सुब्बा राव सर थे हमें सिखाने वाले। यानी पूरे हिंदुस्तान से कहां से हमें टीचर जो मिले, और यानी रीटा कोठारी बॉडी मूवमेंट हमें सिखाने वाली थी। सो इस तरह की हस्तियों से मैंने बहुत कुछ सीखा, जो ग्रेट पर्सनैलिटीज थे। और फिर मैंने 91 में वापस आ गया, और 91 में आकर फिर मैंने अपना ये थिएटर ग्रुप मंच रंगमंच बनाया। यानी मैं पहले वहां जाने से पहले जो 13-14 साल में काम करता रहा पंजाब में, फिर उसके बाद आने के बाद अब 30 साल और हो गए। सो अभी मुझे लगभग 42-43 साल हो गए थिएटर करते हुए। सो फिर मैंने 91 में जैसे ये मंच रंगमंच थिएटर ग्रुप बनाया, तो मैंने ये बिल्कुल घर से थिएटर नहीं चलाया। मेरा घर अलग है, मगर हमने एक अलग किराए पर एक कमरा लिया, जहाँ पे मंच रंगमंच थिएटर ग्रुप के लिए मैंने बिल्कुल वो 500 रुपया उन दिनों किराया हमें देना होता था। तो शुरू में हमें बहुत मुश्किल आती थी, तब इतने भी पैसे नहीं होते थे, तो वो भी मगर हमने काम बहुत किया। वो एक कमरा तो हमें मिला, हम लोगों को अमृतसर में रिहर्सल्स वगैरह के लिए जगह मिल जाती थी, किसी स्कूल की ग्राउंड में, किसी कॉलेज की ग्राउंड में हम लोग रिहर्सल करते थे। मगर धीरे धीरे हमने काम इतना किया, पहले 4-5 साल काम इतना किया कि हमने बहुत सारा पैसा थिएटर से कमाया, और उसी पैसे से फिर हमने वो जो जहाँ एक कमरा था, फिर वो जगह बिकने लगी, तो हमने वहां कोई 8-10 कमरे की जगह थी, वो सारी खरीद ली हमने फिर उसी पैसे से जो हमने 4-5 साल से कमाया था। फिर वो मंच रंगमंच का हमने ये ऑफिस बनाया, तो अभी वहीं पे हम लोगों ने एक छोटा सा एक रिहर्सल स्पेस और परफॉर्मिंग स्पेस हमने डेवलप किया रंगमंच भवन के नाम से। तो वहां पे हम लोग रिहर्सल्स करते हैं, छोटी छोटी परफॉर्मेंस करते हैं थोड़े लोगों के सामने। हमारा ऑफिस है, जो बाहर से आते हैं मेरे आर्टिस्ट, उनके रहने के लिए जगह है, और बहुत सारे यानी कि जो मेरे स्क्रिप्ट टाइपिंग ये वो होता है, उनका ऑफिस है, किचन है, और ये सब चीजें यानी यहाँ पे हमने। और सो वहां से फिर जैसे मैंने बोला कि मैंने मुड़ के नहीं देखा पीछे, और फिर हमने बहुत काम किया, और मैंने थिएटर वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की कंटिन्यूसली। हम लोग जून महीने में थिएटर वर्कशॉप करते हैं पूरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मिलके, और भी संस्थाएं हैं जिनसे मिलकर काम करते हैं। और हर साल वो उस वर्कशॉप में पूरे हिंदुस्तान से यंग लोग आते हैं, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं उसमें। और हम लोग थिएटर फेस्टिवल करते हैं, 10 दिन का नेशनल थिएटर फेस्टिवल होता है। मैं अपने प्लेस का एक 5 दिन का फेस्टिवल करता हूँ। सो फेस्टिवल्स और थिएटर वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम, परफॉर्मेंस, हम लोग अभी तक पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहां हमने परफॉर्म नहीं किया है।
मगर परफॉर्म हम लोग पंजाबी में ही करते हैं, हम अपनी भाषा में करते हैं कि हमारे पंजाब की जो लैंग्वेज है, हमारी जो मदर टंग है, उसी में हम लोग, चाहे मैं बाद में नॉर्वे गया हूँ, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड में गया हूँ, कहीं भी, मगर परफॉर्म हमने पंजाबी में किया। हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट में गए हैं तो परफॉर्मेंस हमने अपनी भाषा में की, क्योंकि थिएटर में कोई लैंग्वेज ऐसी बार नहीं बनती है। तो मैंने आप लोग आगे पूछते जाइएगा मुझे। सो मैंने बहुत सारे लिटरेचर को लेके बहुत काम किया। मैंने शॉर्ट स्टोरीज लगभग 100 के करीब शॉर्ट स्टोरीज को लेके मैंने कहानी का रंगमंच थिएटर किया। नॉवल मैंने जो अमृता प्रीतम, गुरदयाल सिंह, रामस्वरूप की, ऐसे बलदेव सिंह के नावल, उनको लेकर मैंने काम किया। पोइट्री को लेकर मैंने बहुत सारा काम किया, ड्रामेटाइज किया। मैंने फिल्म स्क्रिप्ट को मैंने किया, मैंने पेंटिंग को लेके ड्रामेटाइज किया। मैंने बहुत सारे जो अमेरिकन और जो भी इंग्लिश के बहुत सारे क्लासिक प्लेस थे, उनको पंजाबी में ट्रांसलेट करके किया। हिंदी के, मराठी के और भाषाओं के भी जो नाटक हैं, वो मैंने पंजाबी में ट्रांसलेट करके वो भी किए। जो ओरिजिनल पंजाबी में लिखे जा रहे थे, जो अच्छे नाटक जो मुझे लगता था कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, वो भी मैंने किए। ये पिछले 30 साल में करीब 250 के करीब जो नाटक हैं जो मैंने डायरेक्ट किए, और उनकी हमने कोई 3-4 हजार परफॉर्मेंस की होगी, और जो उसके पहले का काम अलग से। ये बस ये एक सिलसिला है, ये चल रहा है। और मैंने अपनी बहुत सारी, अब पिछले कुछ एक समय से मैंने आके अपनी नाटकों को जो मैंने खुद लिखे हैं उनको मैंने संभाला है किताबों में। मैंने पंजाबी थिएटर का इतिहास लिखा है, एक किताब है मेरी, रंगमंच पंजाब, तो वो भी हिंदी में भी ट्रांसलेट हो रही है। तो वो भी उस लगभग 500-600 पेज की किताब है। तो उसमें मैंने 125 साल का पंजाबी रंगमंच का इतिहास उसमें संभाला है। और इसी तरह से मेरे कुछ नाटक जो अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आए हैं, 5 नाटक जो है अभी ट्रांसलेट हुए हैं। अभी इन लॉकडाउन के दिनों में भी अभी मेरी 2-3 किताबें छपकर सामने आई हैं। ये मैंने जिस तरह का काम किया है, कुछ एक किताबें मैंने जो संपादित की हैं, बच्चों के नाटक, नुक्कड़ नाटक, बड़ों के जो डिफरेंट प्लेज हैं, उनको विमेन्स के प्लेज को लेकर मैंने उनको संपादित किया है। जो हमारी बिफोर पार्टीशन प्लेज लिखे गए, उनकी किताबें मैंने संभाली हैं। उनको मैंने डॉक्यूमेंट्रीज वो बनाई हैं, जैसे हमने प्रीतनगर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, हमने जो पंजाबी रंगमंच की पहली अभिनेत्री है उनको लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई, जितेंद्र कौर के ऊपर, और भी इस तरह के, क्योंकि मैं पंजाब संगीत नाट्य अकेडमी जब से मुझे मिली, हमने कुछ इस तरह के काम भी किए डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कि हमारे पंजाबी रंगमंच का इतिहास, पंजाबी रंगमंच की पर्सनैलिटियां जो है, उनकी हिस्ट्री को, उनकी जर्नी को, उनके संघर्ष को हम इस तरह से संभाल सके। ये सारा ये काम ये कंटिन्यू है। ये आप लोगों के सामने है ये सारा काम। बिल्कुल, बहुत 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 और बहुत बढ़िया। और धन्यवाद सर हमारे स्टूडेंट्स को इतना बताने के लिए कि थिएटर में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं होती, और भी बहुत काम होता है जो हम एज ए थिएटर आर्टिस्ट और रंगमंच के श्रोता और डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर कर सकते हैं। सर बहुत से सवाल है मेरे, बहुत बहुत कुछ पूछना है आपसे आज तो। मगर ये है कि जो सवाल मेरा बहुत पीछे मैंने रखा था, मगर मैं वो पहले ही पूछ रहा हूँ। जैसे आपने एनएसडी की बात की, एफटीआई की बात की, तो उसके बाद सर बात आती है, जैसे आपको एनएसडी में पूछा गया कि आप फिल्मों में जाएंगे, आपने मना कर दिया, और आपके बहुत से स्टूडेंट्स हैं मैं जानता हूँ, और आपके स्टूडेंट्स के भी आगे स्टूडेंट्स हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। तो सर आप फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते थे, तो आपने उस रास्ते को छोड़ के रंगमंच ही क्यों चुना? एक्चुअली मुझे ना हमेशा ये लगता था कि मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मेरे अंदर जो आर्ट है वो रंगमंच के लिए बना है। मैं जो एक्सप्रेशन दे सकता हूँ वो रंगमंच में ज्यादा बेहतर है। मैं क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पंजाब को जो है, कि जो पंजाब की धरती को, पंजाब के लोगों का जो रंगमंच है, मुझे इसको डेवलप करना है। फिल्में तो और लोग भी करते रहेंगे, और एनएसडी से कितने लोग हैं जो वापस आते हैं, जो काम करते हैं अपने लोगों के लिए,
अपने पंजाब के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपनी भाषा के लिए। तो मुझे लगता था, क्योंकि एनएसजी मेरे जाने का रीजन भी यही था कि उससे पहले जब भी हम गुरशरण जी के साथ पंजाब से बाहर जाते थे तो बहुत सारे लोग कहते थे पंजाबी रंगमंच जो है दूसरी स्टेट के वो लेवल का नहीं है, और ये मुझे लगता था कि ये कहीं मुझे ताना मारते हैं, मुझे कहते हैं कि ये तो तुम्हारा रंगमंच इतना अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता था कि मुझे इस ताना जो मिलता है इसको दूर करना है, ये मेरे ऊपर कोई कर्ज है। तो मैं बस एक जिम्मेदारी मुझे लगी कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको दूर करूं, और मैंने फिर इसीलिए मैं वापस आया और मैंने आते ही इतना काम किया, बिल्कुल डिफरेंट काम किया, अपनी तरह का काम किया कि जिसको पूरे हिंदुस्तान में पहचान मिल सके, लोग कहें कि हाँ ये पंजाब का काम है। और इसीलिए फिर आज जो पंजाबी थिएटर है, और मैं ये भी बता दूं कि मुझे लगभग मैंने 200 या 250 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल में मैंने पार्टिसिपेट किया है, और वो भी पंजाबी प्लेस के साथ ही पार्टिसिपेट किया। और यही था कि ये जो नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल होते हैं तो हमारा पंजाबी रंगमंच उसमें पार्टिसिपेट करे, हमारी भाषा, हमारी जुबान, हमारे लोग वहां पे रिप्रेजेंट हो। सो हमारा पंजाब वो पूरी तरह से वहां हम लोगों ने, तो इसीलिए मैं वापस आया। और अभी जो लोग मेरे से सीख कर जाते हैं वो फिल्मों में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे साथ काम करते थे, एनएसडी में पढ़ते थे, कोई 1 साल सीनियर था, कोई जूनियर था, चाहे वो आशुतोष राणा हो, आशीष विद्यार्थी हो, सीमा विश्वास हो, चाहे है ना, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, राजेश जैस है, ऐसे लोग जो भी फिल्मों में बहुत छाए हुए हैं और बड़े नाम हैं। तो वो हमारे आसपास बिल्कुल हम लोग एक साथ 3 सालों में जो पढ़ते थे, साथ साथ में काम था, तो वो लोग वहां, तो मैं लगता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं अगर वहां भी होता तो भी मैं बहुत इसी तरह काम कर रहा होता, वहां भी इसी तरह कोई नाम की कमी नहीं होती। तो मगर मैं यहाँ हूँ तो इसलिए यहाँ भी कोई मुझे कमी महसूस नहीं होती कि मेरा, और मुझे वो अच्छा लगता है कि जब वहां बॉम्बे से लोग अमृतसर में थिएटर वर्कशॉप करने आते हैं, वहां से कहते हैं कि हमें तो अनुपम खेर ने कहा है कि तुम लोग वहां जाओ, वहां से क्यों नहीं वर्कशॉप करके आते हो, है ना। तो ये इस तरह से अच्छा लगता है कि लोग बॉम्बे को जाते हैं मगर बॉम्बे वाले यहाँ आते हैं, वो वर्कशॉप करने अमृतसर में आते हैं और कहते हैं कि हमने यहाँ सीखना है। सो ये एक वजह थी कि अभी अमृतसर, मेरा एक सपना था कि अमृतसर रंगमंच की राजधानी होनी चाहिए, पंजाबी रंगमंच की, ये एक पूरी, तो मैं हमेशा ये सपना लेकर चलता था। और मुझे ये खुशी है कि मैं जब 91 में आया था, हमारे पास एक ऑडिटोरियम था पूरे अमृतसर में। अभी हमने इतना काम किया, थिएटर इतना डेवलप हुआ कि हमारे पास अभी अमृतसर में देखें स्कूल, कॉलेज या दूसरे प्राइवेट तौर पर लगभग 18 से या 20 ऑडिटोरियम ओपन एयर थिएटर हैं अमृतसर में। हाँ, मैं जब 91 में ग्रुप बनाया था तो हमारे पास अमृतसर में 4 या 5 थिएटर ग्रुप थे उस वक्त। अभी हमारे पास 40 या 45 थिएटर ग्रुप अमृतसर में है। ये इतना थिएटर डेवलप हुआ अमृतसर में। तो इसी वजह से हम लोग 1 महीने का फेस्टिवल करते हैं लगातार, कंटिन्यूसली। मार्च में एक फेस्टिवल होता है जिसमें सिर्फ अमृतसर की टीम्स ही पार्टिसिपेट करती है, और वो लोग हर रोज अपना एक एक नाटक जो है लेकर आते हैं उस फेस्टिवल में। तो कई बार 30 दिन में 35 नाटक भी होते हैं, 30 दिन में 33 नाटक भी होते हैं। सो ये एक शहर के रंगमंच की इस तरह की एक भूमिका भी बनती है, एक कंट्रीब्यूशन बनती है पूरी की पूरी। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को बताया और आपने समझाया कि आपने कैसे जो अमृतसर के रंगमंच को उसको अमीर किया, और ये सदियों तक याद रखा जाएगा। और सर मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जो स्पेशलिटी है वो एनएसडी से आपने डिजाइन में की। बिल्कुल। तो सर मैं हाँ, हमारे टाइम में डिजाइन डायरेक्शन एक साथ होता था, डिजाइन एंड डायरेक्शन, उसको पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस कहा जाता था, प्रोडक्शन डिजाइन। ये तो वो मैंने, क्योंकि 3 साल होते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो पहला साल जो होता है तो वो होता है कि आप कॉमन होता है, सारे सब्जेक्ट एक साथ पूरी क्लास होती है।
तो सेकंड ईयर से स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाती है एक्टिंग की और डायरेक्शन की, डिजाइन की। तो फिर डिजाइन डायरेक्शन में बहुत कम लोग जाते हैं। हमारी क्लास में से सिर्फ 4 या 5 या 6 लोग थे शायद टोटल उसमें थे। 20 लोग थे हमारी क्लास में, उसमें से भी हम लोग 6 इधर और 14 लोग हमारे एक्टिंग में चले गए। उनमें से 2-3 लोग शायद पहले किसी वजह से छोड़ गए थे या चले गए थे, कोई प्रॉब्लम आ गई थी कि जब उनको ब्रेक किया गया था, तो वो भी 11-12 लोग ही एक्टिंग वाले रह गए थे पूरी क्लास में से। सो मैंने इस तरह से वो डिजाइन एंड डायरेक्शन में। सर मैं यही जानना चाहता हूँ, जो आपके हमारे स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको कुछ 1-2 टिप्स, या फिर अगर वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देंगे कि एक प्ले को आप डायरेक्ट करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीजें दिमाग में रखनी चाहिए? मुझे लगता है कि देखिए, पहले तो ये देखो कि आपको वो प्ले डायरेक्ट करना ही क्यों है ना। जो भी प्ले आप उठाते हैं ना, उसके पीछे क्या मकसद क्या है आपका करने का, वो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये प्ले मुझे अच्छा लग रहा है तो क्यों लग रहा है। वो काम करो जो आपके दिल के करीब है, वो नाटक उठाओ जो आपके दिल के करीब है, जो आपको अच्छा लगता है कि मैं ये करूंगा। और फिर देखिए कि आपके पास टीम क्या है, एक्टर्स क्या है, किस तरह के एक्टर्स है ना, वो क्या उसमें सब आ जाएंगे, क्या उसमें शामिल हो सकते हैं क्या। और फिर देखिए कि आप किन लोगों के लिए नाटक करना है, स्टूडेंट्स के लिए करना है, बाहर किसी गांव के लोगों के लिए करना है, और आपकी किस तरह की कमिटमेंट है आपके पास, उसका जो प्ले डायरेक्ट करना है उसका बजट कितना बनेगा, उसकी कॉस्ट्यूम, उसके मेकअप, उसकी लाइटिंग, उसका सेट, वो सब कितने दिन की रिहर्सल होगी, उसका पूरा एक चार्ट बनाइए पूरे का पूरा कि ये प्ले है, इसमें इतने कैरेक्टर हैं, इसमें इतने लोगों के साथ ये काम किया जाएगा, और इसकी पहले दिन जो है और 1 हफ्ता हम लोग रीडिंग करेंगे, उसके बाद रीडिंग के बाद फिर हम लोग एक एक सीन पे काम करेंगे कुछ लोगों के साथ। वो किस तरह से होगा कि एक फर्स्ट सीन, फिर सेकंड सीन के साथ, और फिर कैरेक्टराइजेशन के ऊपर किस तरह से काम करेंगे, और नाटक है क्या, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आता है नाटक, और किस बंदे ने लिखा है। सिर्फ नाटक पढ़ना ही जरूरी नहीं है, उस बंदे को, उस राइटर को पढ़ना भी जरूरी है कि उसने ये नाटक लिखा क्यों है, उसने कौन से पीरियड में ये नाटक लिखा था, उस पीरियड में क्या हो रहा था। जैसे मैंने अभी शुरू में बातें की थी, अगर आपने कोई नाटक गुरशरण जी का उठा लिया है ना, या डॉक्टर आत्मजीत का, मैं पंजाब के नाटककारों की बात करता हूँ है ना, तो आपको देखना होगा कि ये अगर 84 में लिखा गया है ये पंजाबी का प्ले, तो 84 में क्या हो रहा था, क्या ये दिल्ली दंगों के साथ रिलेट करता है, या पंजाब के हालात के ऊपर कुछ रिलेट करता है, उन दिनों क्या हो रहा था, उस राइटर के दिमाग में क्या चल रहा था, और उस प्ले में कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर आपको वो पीरियड भी स्टडी करना होगा, तभी आप लोग पूरी एक उसके साथ एक समझ बिठा सकेंगे, उस नाटक के साथ, उस कैरेक्टर, उन कैरेक्टर्स के साथ। अगर आप पार्टीशन के पहले का, आजादी के पहले का प्ले उठाते हैं, तो भी आपको देखना पड़ेगा कि उन दिनों कौन सा संघर्ष चल रहा था, क्या कोई नमक आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, भगत सिंह का चल रहा था, या गांधी जी वाला चल रहा था, कौन सी मूवमेंट चल रही थी, या जलियांवाले बाग का उन दिनों कुछ हुआ था, और वो प्ले में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो वो नाटक पढ़ना भी जरूरी है, उस पीरियड को, नाटककार के बैकग्राउंड को भी पढ़िए पूरी की पूरी, अब वो नाटक आपके अंदर बैठता है, आपके दिमाग में बैठता है, फिर आप वो नाटक अपने कलाकारों को बता पाते हैं कि ये नाटक है, ये नाटककार है, इस तरह की बैकग्राउंड से आया है, और फिर वो कलाकार जो है, आर्टिस्ट है, फिर वो चीज, उस नाटक की अप्रोच, उस नाटक की बैकग्राउंड, उस नाटक का संदेश, उस नाटक का जो मकसद है, वो दर्शकों तक तभी पहुंचा पाएगा। सो ये पहली ये चीजें ड्यूरिंग द रिहर्सल्स ये करनी बहुत जरूरी होती है। अगर आप लोग इन चीजों को देख लें और अपने डिजाइन को पूरी तरह से
आप जब भी काम करें, अगर डायरेक्शन का काम करते हैं, एक्टर भी उनके लिए भी जरूरी है आपके हाथ में स्क्रिप्ट के साथ एक आपके हाथ में कुछ एक ड्राइंग बुक या एक कॉपी जो प्लेन पेपर की हो वो होनी बहुत लाजमी है। आप उन चीजों को ड्राइंग करें, अपने कैरेक्टराइजेशन को पूरे के पूरे जो स्टेज पर उसको वो कहाँ खड़ा है, कहां से कितनी दूरी पर, उसका एक पूरा पिक्चर बनाइए, पूरी एक सीन को पूरा क्रिएट करिए कॉपी के ऊपर, फिर उनको दिखाइए, आपके मन में बस जाए वो पूरे का पूरा। सो इस तरह से बहुत बारीकी से नीटली चीजों को जो है फिर रिहर्सल फ्लोर पर जाइए और डेली जो है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम करिए, लैंग्वेज के ऊपर काम करिए, भाषा के ऊपर, किस बैकग्राउंड का नाटक है, किस स्टेट का नाटक है, उसकी भाषा क्या है, कैरेक्टर की बैकग्राउंड क्या है, किस देश का है, किस स्टेट का है, उसकी भाषा के ऊपर काम करिए। सो मल्टी लेयर्स होती हैं, बहुत बहुत सारी चीजें जो आपको दिन ब दिन शो होने तक ये सिलसिला चलता रहता है। सो फिर आप बहुत सारे टेक्निकल उसके एस्पेक्ट होते हैं, जहां फिर कुछ दिनों बाद आप उसका सेट, उसकी कॉस्ट्यूम, उसकी लाइटिंग, उसके मेकअप के बारे में सोचते हैं, और किस ऑडिटोरियम में करना है, उसकी कितनी मेजरमेंट क्या है, स्टेज कितनी बड़ी है, कहाँ से एक्टर आएगा, उसके विंग्स कितने हैं, अब वो पीछे कहाँ बैठेंगे, और जब स्टेज पर जाते भी हैं तो एक्टर्स को बैक स्टेज पर भेजिए, उनको बोलिए सारे ग्रीन चेक करो, हर स्टेज का कोना कोना जाकर देखो, कहाँ से आना है, कैसे आना है, विंग्स देखो, उनके पर्दों को देखो, स्टेज को देखो। सो ये चीजें और जो एक्टर है वो अपनी प्रॉपर्टी कैसे संभालता है, अपने हैंड प्रॉप्स को कैसे देखता है वो, और रिहर्सल के दौरान उनको हैंड प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम के साथ एक हफ्ता रिहर्सल करवाओ, प्रॉपर्टी के साथ करवाओ, फिर वो स्टेज पे कभी हौच पौच नहीं होती है चीजें, कभी कोई गिरती नहीं है, किसी का कॉस्ट्यूम किसी के साथ अटकेगा नहीं, है ना, किसी सेट के साथ नहीं अटकेगा, कहीं स्टेज पर चेक करेगा एक्टर कि कहीं कोई कील तो नहीं गिरा हुआ है, उसके पाँव में कुछ तो नहीं जाएगा। सो ऐसी हजारों चीजें होती हैं जो आपके एक डायरेक्टर के काम के साथ साथ एक्टर का काम भी उतना ही होता है। एक्टर खाली डायरेक्टर रखने के लिए एक्टर नहीं होता है ना, एक्टर भी बिल्कुल बराबर का हिस्सेदार होता है। एक्टर खुद अपने डायलॉग के साथ दूसरे के डायलॉग भी याद रखने होते हैं, पूरी स्क्रिप्ट उसको याद होनी चाहिए, उसको हर सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि मेरे से पहले मेरे से बाद शुरू क्या है, ये पूरी रिहर्सल दूसरों को भी देखे। ये बहुत सारे काम है, यानी ये एक टीम वर्क है, इंडिविजुअल टीम कहीं नहीं है, टीम वर्क है, और एक दूसरे के साथ मिलकर आपको इम्प्रोवाइजेशन करनी होती है, आपको थिएटर गेम्स करनी होती है, उनसे बहुत सारी समझ आपकी डेवलप होती है। इंटेलिजेंट होना चाहिए आपको, आप इंटेलिजेंट हो, एक्टर जितना इंटेलिजेंट होगा प्रोडक्शन उतनी अच्छी होगी। सिर्फ डायरेक्टर या राइटर ही इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए, एक्टर भी इंटेलिजेंट होना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों की लोड़ है थिएटर में, ऐसे ही नहीं उनके उठ के आगे जी चलिए हम शाम को जी 2 घंटे फ्री थे, हमें चलो नाटक कर लेते हैं, ऐसे फ्री वाले लोगों को नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ, जिसको थिएटर करना वो थिएटर करे, पूरी तरह से करे, उसमें खूब के करे, पूरी तरह से अंदर से करे, जिसके अंदर कुछ जलता है, कुछ चिंगारी है, वो बंदे थिएटर करें उसको। तो ऐसे ही नहीं उठ के आके कह दे कि हाँ जी चलिए जी थिएटर करते हैं। सो डायरेक्शन के बहुत बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, जो शुरू स्क्रिप्ट के एक सिलेक्ट करने से लेके परफॉर्म करने तक, और ये जो नाटक होता है ना, बिल्कुल ये उसका हर शो अलग होता है। ये नहीं कि जो आप लोग एक दिन शो कर लेंगे तो उसका दूसरा शो भी बिल्कुल वैसा ही होगा, ये नहीं हो सकता है। दूसरा शो या तो खराब हो जाएगा या बहुत अच्छा होगा, या कुछ वैसा होगा, क्योंकि ये जो थिएटर नाटक होता है तो ये बिल्कुल आग की तरह होता है, जैसे आग जलती है ना,
तो उसकी आप तस्वीरें खींचते जाइए, तो उसकी कभी दूसरी तस्वीर आपकी एक तस्वीर से अलग होगी, एक जैसी नहीं होती। तो ये थिएटर ऐसा होता है, उसी आग की तरह, तो वो आग आपके अंदर भी होनी चाहिए। सो ये चीजों को बहुत सारी लेयर ये जी। सर मेरे पास भी बहुत सवाल हैं, मगर हमारे जो दर्शक जुड़े हैं उनके भी बहुत सवाल हैं। अमन गांधी जी हैं, उन्होंने कहा है सर मैं मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। वो उन्होंने पंजाबी में लिखा, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ कि मैं खुद भी यूट्यूब से वीडियोस देखकर खुद डायलॉग प्रैक्टिस करता हूँ। लोग भी अप्रिशिएट करते हैं मगर घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो मैं क्या करूँ? नहीं, घर वाले तो किसी को भी सपोर्ट नहीं करते। थिएटर वालों को, एक्टिंग वालों को शुरू में कौन सपोर्ट करता है? हमें भी नहीं कोई करता था। और जो बड़े बड़े स्टार भी बन जाते बिगिनिंग में ऐसे ही। तो यानी आपको अगर इस फील्ड में जाना है इस तरह से, तो मुझे लगता है कि ये नहीं है, आपके घर वाले सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। आप अगर सिंसियरली इस काम को लेते हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई बंद करिए, आप जो भी अगर स्कूल में है या कॉलेज में है, तो आपकी जो एजुकेशन है वो भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। और उसके साथ साथ आप कॉलेज में अगर है तो आप वहां ज्वाइन करिए, या कोई अपना प्राइवेट ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए, वहां ट्रेनिंग ले। बाद में आप देखिए कि आप कोई एमए थिएटर में जाना चाहते हैं, वहां से ट्रेनिंग ले। फिर धीरे धीरे मुझे लगता है कि अभी ये इस युग में ज्यादा लोग जो पेरेंट्स है, मेरे पास तो अभी इतने पेरेंट्स आते हैं कि ये हमारे बच्चे छोड़ के जाते हैं कि हम इनको ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं, ये इसको एक्टिंग का बड़ा शौक है तो आप इसको ट्रेनिंग दे दीजिए। ऐसे बहुत लोग हैं। तो मुझे लगता है धीरे धीरे पेरेंट्स भी मान जाते हैं, अगर आपकी वो टैलेंट को। पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं कि बिल्कुल नहीं मानेंगे, वो भी मान जाएंगे, आप उनको करके दिखाएंगे, जरूर मान जाएंगे। सर इसी के साथ रिलेटेड एक कबीर शुक्ला जी हैं हमारे, उनका हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो एल्यूमिनी है एलपीयू के, वो भी साथ हमारे जुड़े हुए। उनका सवाल है कि नमस्कार सर, आपने आने वाले समय में रंगमंच की इनकम सोर्स क्या होगी? क्योंकि जो रंगकर्मी हैं उनका भविष्य कहते हैं कि खतरे में है। जो भी है कि आप थिएटर तो करते हैं मगर काम क्या करते हैं, तो उसके रिलेटेड ही उन्होंने सवाल पूछा है कि आप एज ए एक्टर, एज ए डायरेक्टर, आप एक रंगकर्मी का भविष्य क्या सोचते हैं? देखो, मैं तो बहुत अच्छा सोचता हूँ, मैं कभी बुरा नहीं सोचता हूँ थिएटर में। और मुझे लगता है कि इसकी एक एग्जांपल तो मैं हूँ कि मैंने एक बहुत अच्छी अपनी जॉब छोड़कर फिर मैंने सिर्फ रंगमंच को ज्वाइन किया था। तो मैं बता दूं कि मैं जो पिछले 30 साल से अभी बिल्कुल सिर्फ थिएटर पर ही जिंदा हूँ, और मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा सारा कुछ है। और मेरे साथ काम करने वाले मेरे से ही सीख कर अभी बहुत सारे ऐसे थिएटर में लोग हैं जो सिर्फ थिएटर ही करते हैं, थिएटर से ही वो रोटी खाते हैं, थिएटर से ही उनके घर बने हैं, थिएटर से ही उनकी शादियां हुई हैं, थिएटर से ही उन्होंने गाड़ियां ली हैं, और थिएटर से ही वो उनका रोजी रोटी सब कुछ चल रहा है। मगर ये इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग किस तरह का काम करते हैं, आप लोग कितने सिंसियर हैं। मगर ये याद रखिए कि थिएटर कोई व्यापार नहीं है, थिएटर कोई ये नहीं है कि आज आप अगर एक व्यापारी की तरह, कोई दुकानदारी नहीं है ना। तो थिएटर तो आपको थिएटर में कुछ देना ही है। थिएटर बदले में बहुत सारे लोग कहते हैं कि थिएटर ने हमें क्या दिया, बाद में कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि थिएटर बहुत कुछ देता है। थिएटर जो देता है वो विजिबल नहीं होता है ना, वो बिल्कुल नजर नहीं आता है कि थिएटर आपको क्या दे रहा है, मगर बहुत कुछ देता है थिएटर। सो भविष्य बहुत अच्छा है थिएटर के लिए। तो जब से थिएटर पैदा हुआ, जब इंसान पैदा हुआ तब थिएटर पैदा हुआ था। जब तक इस दुनिया में इंसान है उसको थिएटर की जरूरत पड़ेगी। थिएटर कभी खत्म नहीं होगा। जब दुनिया खत्म होगी तभी थिएटर खत्म होगा, उससे पहले कभी खत्म नहीं होगा। सो ये थिएटर के लिए आपकी सिंसेरिटी जो है वो डिपेंड करती है, और थिएटर में कोई पैसे की भी कमी नहीं है, आप लोग करने वाले होने चाहिए। सर बहुत से सवाल आ रहे हैं, चैट बॉक्स में दिख रहे हैं, और मैं
कोशिश करूंगा कि सब सवालों को आप तक पहुंचा सकूं, हाँ क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है जो आपसे पूछना चाहते हैं वो। सर, सिमरनजीत कौर हैं, वो पूछ रहे हैं कि आपने पिछले 10 साल, जैसे आपने बताया कि आपने भाई मन्ना जी के साथ काम किया और आपने बाद में एनएसडी ज्वाइन किया, तो उस नाटक शैली में और एनएसडी के बाद वाली में, इन दोनों में क्या अंतर देखा आपने? बहुत अंतर था। अगर मेरा सवाल मैं और सिंपल, हाँ अगर मैं इसको और सिंपल दे दूंगा, एक ट्रेंड एक्टर और अनट्रेंड एक्टर, या फिर ट्रेंड डायरेक्टर अनट्रेंड डायरेक्टर में क्या फर्क होता है? मुझे लगता है कि जो मैंने गुरशरण जी के साथ काम किया था वो बिल्कुल एक अलग तरह का काम था। वो बिल्कुल एक उस तरह का काम था कि हमें लोगों तक थिएटर लेकर जाना है, गांव विलेज थिएटर का एक कॉन्सेप्ट था, और वो थिएटर ने ही हमें ताकत दी, उसी थिएटर ने हमें स्ट्रॉन्ग किया कि मैं आज तक अगर थिएटर कर रहा हूँ। सो मुझे उस बैकग्राउंड ने बहुत जिंदा रखा। और मगर जो थिएटर के जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ट्रेनिंग थी वो बहुत टेक्निकल ट्रेनिंग थी, और उस ट्रेनिंग ने हमें टेक्निकलिटीज जो है थिएटर की, और वो पूरी एक दुनिया का जो वर्ल्ड ड्रामा हमें पढ़ने को मिला, कि हमने इब्सन को पढ़ा, हमने शेक्सपियर को पढ़ा, हमने ब्रेख्त को पढ़ा, चेखव को पढ़ा, दारियो फो को पढ़ा, इस तरह के हजारों हजारों हमने जो नाटककार थे हमने पढ़े, उनके स्टाइल पढ़े, उनसे वो स्टाइल हमने किए, वो सीखा। सो वो अलग तरह की एक ट्रेनिंग थी। मगर जब मैंने पंजाब में आकर किया तो मैं क्योंकि एक ट्रेन डायरेक्टर था, तो मैंने अपनी कमिटमेंट वो रखी कि मुझे लोगों के लिए थिएटर करना है। सो कमिटमेंट मेरी गुरशरण जी वाली रही कि वो थिएटर की कमिटमेंट मेरे साथ रही सब्जेक्ट को लेकर, मगर उसको मैंने जो नई टेक्निक के साथ डेवलपमेंट जो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सीखी थी वो उसके साथ मैंने जोड़ दिया। सो वो मेरे कमिटमेंट का जो थिएटर था और जो टेक्निक का मेरा ट्रेनिंग का थिएटर था वो एक प्लेटफॉर्म पे लेकर मैं चलता हूँ। सो इस तरह से मुझे लगता है कि मैंने जो अपने थिएटर को दो तरह की धारा के साथ जो था थिएटर, उसको एक प्लेटफॉर्म पे मैंने लेकर तुरा। जी अगला सवाल अंकित का है, तो मैं चाहूंगा कि अंकित भी हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं। अंकित, अगर आप अपना माइक अनम्यूट करके सर से सवाल सीधा पूछें तो बहुत अच्छा रहेगा। अंकित, धन्यवाद धन्यवाद। जी जी केवल सर, आपको याद होगा मैं आपके वर्कशॉप में आया था, झारखंड से हूँ मैं। अच्छा, वाह, अच्छा, हाँ, कैसे सर आप? हाँ बिल्कुल ठीक हो, तुम कैसे हो? एकदम बढ़िया हूँ सर। सर सवाल ये था कि अभी जैसे लॉकडाउन का माहौल है, सब घर में बैठे हैं, ज्यादातर लोग हताश हो जा रहे हैं, आत्महत्या के केसेस बहुत आ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि इस चीज में पैसे नहीं है, मैं क्या करूं आगे। जैसे दूसरा कोई प्रोफेशन है उसको वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है और पैसे कमाए जा सकते हैं, पर जो एक्टिंग लाइन का काम है उसमें जब जो सीखने वाले हैं, जो स्ट्रगल पीरियड के लोग हैं, वो अपने काम को कैसे आगे बढ़ाएं, वो प्रैक्टिस क्या क्या करें, वो किस तरह से अपने आप को इस चीज में ऑन रखें, अपने आप को एक्टिव रखें? मुझे लगता है कि अंकित यही एक हमारे कह लो कि हमारे लिए एक इम्तिहान की घड़ी है, ये थिएटर वाले लोगों के लिए पूरी की पूरी कह लो कि हमें कैसे जिंदा रहना है। कि हम लोग जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, थिएटर वाले लोग जो होते हैं कि हम जिंदगी जिंदाबाद कहते हैं, और जो आत्महत्या की बात जो आप लोग कर रहे हैं ये तो कब नहीं थी, ये पहले भी बहुत होती थी, है ना। ये कोई और वो लोग भी करते थे जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो लोग भी कर रहे हैं, वो तो लॉकडाउन में भी कर रहे हैं, उससे पहले भी करते थे। जिनके पास पैसा नहीं था, कई बार ये किसान खुदकशियां हो रही है, वो तो लॉकडाउन से पहले भी होती थी। कई लोग मेंटली अपनी किसी परेशानी की वजह से, कई बार स्टूडेंट जो है किसी के अच्छे नंबर नहीं आए हैं, वो लोग भी पहले भी वो करते थे खुदकशी, अब फिर इस दौरान भी कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि जो थिएटर वाले लोग हैं इनको यही तो ये लोग हैं कि चलिए, जैसे मैं कहता हूं कि ये और 2-4 महीनों की बात है, क्योंकि हालात तो ठीक हो नहीं है। सो हालात ये तो हमेशा इस तरह से रहने नहीं है। तो अभी हम लोगों ने जिस तरह से पहले अभी ये 4-5 महीनों से हम लोग घरों में बैठे हैं, मगर फिर भी मुझे लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, ये बातें करनी चाहिए, एक दूसरे के संघर्ष के बारे में सीखना चाहिए। कई बार होता है कि हम लोग हमेशा ये शिकायत करते हैं कि एक्टर लोग पढ़ते नहीं है, नए लोग पढ़ते नहीं है। तो अगर कुदरत ने ये मौका दे दिया है कि आप लोग पढ़िए, जो स्टूडेंट हैं
है ना, कि आप लोग अपनी और एजुकेशन भी लेते हैं मगर साथ साथ पढ़ते भी रहिए, और थिएटर की बुक्स हैं, नाटक हैं, इन चीजों को अपने साथ जो है पढ़ते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें निराशा नहीं होनी चाहिए। यही एक हमारे इम्तिहान की घड़ी है कि हमें जिंदा रहना है, और आने वाले दिनों के लिए हमें नई स्क्रिप्ट लिखिए, नए आइडियाज सोचिए, और वो आने वाले दिनों में और 2 महीने तक, 1 महीने तक, जैसे धीरे धीरे अभी ये न्यूज आ रही है कि 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खुलेंगे, ओपन एयर थिएटर खुलेंगे, फिर धीरे से ऑडिटोरियम भी खुलेंगे। सो ये चीजें शुरू तो होनी ही है और फिर से काम शुरू होगा। सो निराश होने वाली मुझे लगता है बात नहीं है। आप लोग थोड़े स्ट्रांग बनिए और दूसरों को भी बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, और बहुत बहुत सर आप और भी ज्यादा जवान लग रहे थे अभी, मैंने आपको 2 साल पहले देखा था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा जवान रहता हूँ ताकि सब लोग जवान रहें, मुझे देखने वाले भी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। और सर अगला सवाल मल्लिका का है, वो हरियाणा से है। मल्लिका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि थिएटर का हमारी सोसाइटी पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है। हम कोई भी प्ले करते हैं तो उसकी ऑडियंस उसको बहुत सीरियसली लेती है, बट सर हम मोस्टली नोटिस करते हैं कि जब तक कोई प्ले चल रहा है तब तक तो वो ऑडियंस उससे जुड़ी रहती है, बट जैसे ही हम ऑडिटोरियम से या वहां से बाहर निकलते हैं तो हम वापस पुरानी अपनी उसी लाइफ में चले जाते हैं। तो हम अपने कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव कैसे बनाएं कि जो हमारा इंप्रेशन है वो लॉन्ग टर्म तक रहे? मुझे लगता है ये मल्लिका, ये डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग ना बहुत साल अभी तो हो गए इस बात को, कोई 10 साल पहले की बात होगी, तो जो पंजाब में नशे की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो हम लोग एक गांव में नाटक कर रहे थे तो नशे के खिलाफ। तो जैसे ही नाटक खत्म हुआ, मैं स्टेज से नीचे आया तो मुझे एक बुजुर्ग आदमी आकर मिले। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे गले लगे, मिले, और उन्होंने कहा कि बेटा अगर ये नाटक तुम 15 दिन पहले करते तो मेरा बेटा बच जाता, है ना। तो लोगों के ऊपर इस तरह से भी असर होता है नाटक का। बहुत सारे और भी कई लोग हैं, ऐसी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे मैंने कहा कि हम लोग जब ड्यूरिंग द जो टेररिज्म पीरियड था पंजाब में, तो उस वक्त 78 से 88 तक या उसके बाद भी हमने बहुत सारे प्लेस किए कि उस वक्त हिंदू सिख एकता के प्लेस करते थे। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि लोग कैसे वो मैसेज रिसीव करते थे कि अगर उन दिनों पंजाब में कोई दंगे नहीं हुए थे, हिंदू सिख के आपस में कोई दंगे नहीं हुए थे, और उसकी बहुत सारी वजह थी कि थिएटर ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था कि और हिंदू और सिख वो बिल्कुल भाई भाई हैं, आपस में भाईचारा रखना चाहिए। थिएटर ने इतना काम किया था और इतना मैसेज दिया था। और अभी भी मुझे लगता है कि अभी हमारे सब्जेक्ट कैसे हैं और लोग उसको कैसे रिसीव करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे पेश कैसे करते हैं। हम लोगों के दिलों तक वो चीज लेकर जाए और बाद में लोगों के साथ बात भी करें। मुझे लगता है कि लोगों से हमें वो शो के बाद उनका जो लेने चाहिए, उनके व्यूज भी लेने चाहिए कि आपको कैसा लगा, किस तरह के उनके व्यूज हैं, कैसा उन्होंने मैसेज रिसीव किया। सो ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का मैसेज दे रहे हैं और किन लोगों के सामने मैसेज दे रहे हैं, और आज की सोसाइटी में हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर कैसे चलें। जी आकर बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत शुक्रिया मल्लिका। सर अगला सवाल है नितिन का। नितिन राजदेव, वो पंजाब से ही हैं, एक राइटर हैं, तो वो सवाल करेंगे आपसे। नितिन, हाँ नितिन, आप तो सर मेरे ख्याल से नितिन आवाज नहीं सुन पा रहे मेरी, तो मैं ही उनका सवाल आपसे पढ़ के बता रहा हूँ कि अगर एक प्ले राइटर को वो कैसे सरवाइव करे। बहुत से नाम है कहते हैं प्ले राइटर्स में, बट फाइनेंशियल अच्छी पेमेंट नहीं होती वगैरह, तो एक प्ले राइटर एज ए प्ले राइटर वो कैसे सरवाइव करे?
देखो, अभी तक की जो हिस्ट्री रही है कि बहुत सारे प्ले राइट तो ज्यादा से ज्यादा वो लोग रहे जो कोई और भी काम करते थे, जैसे कोई प्रोफेसर थे, कोई टीचर थे, तो मैक्सिमम ऐसे लोग ही इस फील्ड में आए कि उन्होंने अपने प्लेज लिखे, मगर अपनी साथ में वो टीचिंग भी करते रहे या कोई और जॉब भी करते थे। तो उनको कभी कि खाली प्ले राइटिंग करके जिंदा रहना, मुझे लगता है कि ये अभी तक